स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों जीएन क्लासेज में। चलेंगे आगे सैराना अंदाज में कहना चाहेंगे, नाज़मी निगाहों से ना देख, हम दरिया में नहा के आए हैं, ये हवा क्या खाक रोकेगी हमें, हम तूफानों से टकरा के आए हैं, तूफानों से टकरा के आए हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2022 का बोर्ड परीक्षा है बहुत नज़दीक आ चुकी है, तो इसको लेकर हमारा जो सजेशन है बच्चों को, वो हम आज सजेशन में केमिस्ट्री का देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। हमारा कह रहा है CuO प्लस H2 अभिक्रिया कर रहा है, तो ये बना रहा है Cu प्लस H2O। तो कह रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम सभी देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर इस कॉपर से यहाँ पर जब ये अभिक्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन घटता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में पहले से जल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया होता है हमारे शरीर के भीतर, जिस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया के बाद बहुत सारी एनर्जी हमारे शरीर में रिलीज होती है। तो इस वजह से इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये इसलिए है क्योंकि हम लोग जानते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा स्वतः उत्सर्जित होता है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन यहां पर हम लिख दे रहे हैं, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलतियां क्या कर देते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है सिल्वर क्लोराइड AgCl। दोस्तों इसी समूह का एक और यौगिक होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है दोस्तों, इसका रंग श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। और सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों हरा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये श्वेत में टिक लगा देते हैं या श्वेत ऑप्शन को सही कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग हरा होगा और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का रंग श्वेत होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के किरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर कोई विलयन है, वो कोलाइडी विलयन है, तो उसका जो कण उस विलयन में मिला है, उससे जब प्रकाश का किरण प्रकीर्णित होगा तो इस परिघटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो किसी कोलाइडी विलयन के निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों हम लोग संगमरमर जानते हैं, जो घर सब में लगाया जाता है, वो घर को देखने में, हमारा जो ताजमहल बना है संगमरमर के ही पत्थर का बना है, जहां पर वो विदेशी सब आकर सेल्फी खींचता है लोग। तो हम यहां पर पूछा है हमसे छठा क्वेश्चन कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। दोस्तों इसी संगमरमर को हम बुझा हुआ चूना भी कह लेते हैं, बुझा हुआ चूना। इसी को दोस्तों हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, चूना पत्थर। और इसी का नाम कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र है, इसका सूत्र होता है CaCO3। तो हम लोग जान गए कि संगमरमर। अब देखिए क्वेश्चन में कभी कभी क्या कहता है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए तो भी बता सकते हैं। संगमरमर पूछ दिया तो भी हम बता सकते हैं। तो आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या करता है, क्या कहा जाता है। तो दोस्तों लोहा को हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए, लोहा को हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, या तो ग्रीस लगा देते हैं, या तो उसको अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए और फेरस ऑक्साइड नहीं बनाए। फेरस ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है कह रहा है कि जिंक से लोहे को जब रंगा जाता है या लेपित लोहे के परत पर जब जिंक को लेपा जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है, उसको गैल्वेनीकरण या यसद लेपन या यसद लेपन कहा जाता है। गैल्वेनीकरण या यसद लेपन, गैल्वेनीकरण या यसद लेपन। दोस्तों 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा है दोस्तों सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को दोस्तों सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर। सोल्डर वही होता है जिससे हम किसी तार सबको, वो टीवी सबके गड़बड़ी जब खराब हो जाता है तो उसमें वो सोल्डिंग में जो यूज किया जाता है वही सोल्डर है। तो सोल्डर किसका मिश्र धातु हो गया? सीसा और टीन का मिश्र धातु हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक भी बोला जाता है, परमाणु संख्या को ही परमाणु क्रमांक भी बोला जाता है। चूंकि हमसे तत्व पूछा है लोहा, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है और इसका जो सूत्र होता है, संकेत होता है, यह संकेत हो गया। लोहा का संकेत Fe, सूत्र हो गया, परमाणु संख्या हो गया 26। दोस्तों 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कहा कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये जो इथाइल अल्कोहल है दोस्तों, ये किस समूह का है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये अल्कोहल समूह का है जो OH रूप में रहता है। और अगर हम बात करें इस अल्कोहल समूह के सूत्र का, जनरल सूत्र के बारे में, तो जनरल सूत्र उसका होता है CnH2n+1 OH। क्या होता है? OH। दोस्तों इसमें हमें इथाइल अल्कोहल बोला है, तो इथाइल मतलब क्या? मिथ मतलब कार्बन की संख्या 1 और इथ मतलब कार्बन की संख्या 2। तो निश्चित तौर पर इथाइल अल्कोहल में कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सूत्र पर हम बैठाते चलेंगे तो 2, हाइड्रोजन का मान कितना हो जाएगा? 5, और फिर यहां पर समूह जुट जाएगा
OH, समूह क्या जुड़ जाएगा OH। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या हो गया C2H5OH। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस समूह का है। तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक समूह जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप में ये COOH होता है। कौन चीज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा है, 12वां क्वेश्चन पूछा है कि अभिक्रियाशील मूलक, ध्यान देंगे अभिक्रियाशील मूलक। दोस्तों यहां पर इस तरह से हम हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। जब हाइड्रोजन को जोड़े तो देखिए यहां पर कौन चीज आया डबल बॉन्ड ना, कौन चीज आया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किस समूह का होता है बताए थे। जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है दो तरह का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड, उसमें सिर्फ एक होता था कौन चीज एल्केन, कौन चीज होता था एल्केन। जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है तो वो कौन चीज हो जाता है एल्कीन, कौन चीज हो जाता है एल्कीन। तो इसमें देखिए दो गो है, क्या गो है दो गो है, तो ये कौन चीज हो जाएगा ये समूह का नाम हो जाएगा एल्कीन। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड, चूंकि इसमें दो कार्बन इसलिए इसका नाम क्या हो गया एल्कीन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है कि अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हम लोग जब पीरियोडिक टेबल को पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग वैज्ञानिक आकर अलग अलग तरह का पीरियोडिक टेबल दिया था। उसी में जो एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूलैंड्स, क्या नाम था न्यूलैंड्स, उन्होंने दिया था अष्टक सिद्धांत। क्या दिया था अष्टक सिद्धांत। उन्होंने कहा था कि जब हम ज्ञात तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजा देते हैं, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग सजा देते हैं, तो वो संगीत का जिस तरह से सुर होता है सा रे गो म प ध नी, 7 हो गया, 7वां के बाद 8वां में जिस तरह से फिर से सा आता है उसी तरह से ये रिपीट करता है, यानी प्रत्येक 7वां के बाद 8वें तत्वों का गुण पहले तत्वों के गुण से मैच करेगा। तो कह रहा है अष्टक सिद्धांत किसने दिया था न्यूलैंड्स ने दिया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था। तो दोस्तों हमारा जो मोसले साहब थे, कौन मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था और आधुनिक आवर्त सारणी हमारे मोसले साहब ने दिया था। और उन्होंने सबसे पहले बार जितना भी तत्व था ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान नहीं परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग सजाया था। किस अकॉर्डिंग सजाया था परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग सजाया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसका जो बेस है, आधार जो रखा गया पीरियोडिक टेबल बनाने का, तो वो आधार कैसा किस पर था परमाणु संख्या पर आधारित था, परमाणु संख्या पर आधारित था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बहुत ही मेहनत से एग्जाम को देखते हुए बनाया गया था, छाटा गया था। तमाम क्वेश्चन बैंक का ये सॉल्यूशन है, तो आप सभी को बेहद ज़्यादा परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाएंगे ताकि हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए धन्यवाद।